अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पेनक्रियाटाइटिस ऐसे है। तो पेनक्रियाटाइटिस किसे कहते हैं? पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन को। तो ये दो तरह के होते हैं, या तो ये एक्यूट होगा या तो ये क्रोनिक होगा। सही है। एक्यूट जो है वो रिवर्सिबल होता है, यानी ये वापस अपनी हेल्थी हालात में आ जाता है। सही है, लेकिन जब तक इससे क्या रिमूव हो जाए, इन्फ्लेमेशन रिमूव हो जाए। जबकि क्रोनिक जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि इसमें जो एक्सोक्राइन टिश्यू ऑफ द पेनक्रियास होता है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सही है। इसके बाद एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के बारे में ये कहते हैं कि ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इसमें जो साइन सिम्टम्स हमें नजर आएंगे वो फोकल एडिमा यानी कि लोकलाइज्ड एडिमा से लेकर वहां पर फेट्स निक्रोसिस बन जाते हैं। फेट निक्रोसिस हमने ऑलरेडी पढ़ा था। और इसके अलावा हीमोरेजिक निक्रोसिस भी बनता है जो कि स्प्रेड भी करता है। सही है। इसके अलावा एटियोलॉजी यानी कि काजेज में क्या कहते हैं कि सबसे कॉमन काज जो इसका है वो है गॉलस्टोन, यानी कि हमारा जो वो है गॉल ब्लैडर है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल से जो स्टोन बन जाते हैं वो क्या कर देते हैं, वो आ जाते हैं और कॉमन बाइल डक्ट में फंस जाते हैं। और एम्पुला ऑफ वेटर को क्या कर देते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो वापस जाती है पेनक्रियाज में, और वहां पर पेनक्रियाज ही की डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेनक्रियाटाइटिस होता है और इसको गॉलस्टोन पेनक्रियाटाइटिस भी कहते हैं। सही है। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये लिवर है और ये गॉल ब्लैडर है। इसके अंदर से स्टोन आ जाते हैं इस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पर आ जाते हैं। सही है। अब यहाँ पर ये एम्पुल ऑपरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पेनक्रियाटिक एंजाइम आते हैं वो उनको रास्ता नहीं मिलता ड्यूडेनम में जाने के लिए। तो ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अकोमुलेट हो जाते हैं और पेनक्रियास का खुद डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसको गॉलस्टोन पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नॉन गॉलस्टोन पेनक्रियाटाइटिस। ये है उसकी काजेज में क्या क्या आ सकते हैं कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन पेनक्रियाटिक कैंसर की वजह से भी हो सकता है, पेरीइम्पुलरी न्यूप्लाज्म की वजह से भी हो सकता है, पेनक्रियाटिक डायविज्म भी हो सकता है, बिलियरी स्लज भी हो सकता है। सही है। इसके अलावा कुछ पैरासाइट जिस तरह एस्केरस है, क्लोनोर्कस है, ये भी करते हैं। सही है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन है जिस तरह एंटी कन्वल्सेंट है। सही है। कैंसर कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स है। सही है। इस तरह थायराइड डायूरेटिक्स है, ये भी कैस करते हैं। कुछ इन्फेक्शन है जो क्या इन्फेक्ट करते हैं, हमारे पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पोर्शन को इन्फेक्ट कर देते हैं। उसमें मम्प्स और कॉक्सिकी वायरस जो है ये टॉप पर है। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में भी होता है, जिस तरह क्या है, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमा है, हाइपर पैराथायराइडिज्म है एंड हाइपर कैल्सिमिक स्टेट है। इसके अलावा इस्कीमिक की वजह से भी हो सकता है, और ये इस्कीमिक क्यों होता है, जब कोई थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिस आकर वहां पर ब्लड सप्लाई स्टॉप कर देते हैं और या वहां की वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो स्प्रेड करते हैं पेनक्रियास के अंदर। इसके अलावा ट्रॉमा की वजह से भी हो सकते हैं, या जो ब्लड फोर्स लग जाता है, या इसके अलावा हाइड्रोजेनिक जो सर्जरी के दौरान होती है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। जेनेटिक काज में क्या है, जर्मलाइन म्यूटेशन है। म्यूटेशन में क्या होता है कि जो जीन्स जो हमारे पेनक्रियास की क्या बनाते हैं, इंजाइम्स और इन इंजाइम्स के इनहिबिटर्स बना देते हैं, उनकी जीन्स में जब ओवर एक्सप्रेशन या अंडर एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो यहाँ पर बैलेंस में गड़बड़ आ जाता है, जिसकी वजह से पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। एक बात हम यहाँ पर भूल गए कि ये जो ब्रैकेट है सही है, यहाँ पर क्या है कि जो 80% ऑफ द पेनक्रियाटाइटिस होता है वो गॉलस्टोन और अल्कोहलिज्म की वजह से होता है। और ये बाकी जितने भी काजेज होंगे अगले आगे भी डिस्कस करेंगे। ये 20% काजेज जो पेनक्रियाटाइटिस के वो ये है। अब यहाँ पर इन्होंने म्यूटेशन की एग्जांपल डिस्कस की। उस एग्जांपल में ये लोग क्या बताते हैं कि जो हेरिडिटी पेनक्रियाटाइटिस है ये एक्सप्लेन करते हैं। इसके बारे में ये कहते हैं कि ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है कि जो PRSS1 जीन है इसमें म्यूटेशन हो जाती है, और जब इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो ये जीन क्या प्रोड्यूस करते हैं, ट्रिप्सिनोजन। तो हमारे जो ट्रिप्सिनोजन अब बनेगा उसमें क्या होगा, म्यूटेशन होगा। जब इसमें म्यूटेशन होगा तो वो एक ऐसी जगह पर होगा जहाँ से इसका जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म था वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में दो चीज़ें थी, एक ये अपने आप की क्लीविंग करता था। सही है। और दूसरा ये अपने आप के क्या करता था, इनएक्टिवेशन करता था। इन दोनों की वजह से क्या हो जाता था, जो ट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिन की एक्टिविटी था वो कम हो जाता था, क्योंकि ट्रिप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन का। अब जब इसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म खत्म हो जाता है तो इसकी ऑटो एक्टिवेशन एंड क्लीविंग खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो ये हाइपर एक्टिवेशन स्टेट में चला जाएगा, यानी कि अब ये जितना नॉर्मल एक्टिविटी था उससे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा था, तो इसके एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हाइपर एक्टिविटी अदर डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द पेनक्रियास की भी होती है, क्योंकि ये क्या करता था, ये खुद इन एंजाइम की एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन में इन्वॉल्व था। तो यहाँ पर इनका भी ये ओवर एक्टिवेशन करता है, जिसकी वजह से पेनक्रियास की जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और इस तरह यही एंजाइम जाकर अपनी ही पेनक्रियास के डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं और उसमें इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं।
इसके बाद आ जाते हैं इडियोपैथिक पेनक्रियाटाइटिस, यानी कि इसका खास मालूम नहीं होता, लेकिन जब भी हम इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो हमें मिलती है जर्म लाइन म्यूटेशन। कौन सी चीज़ में? CFTR में। और ये हमें किस तरह मिलती है? क्योंकि इसकी जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं पेनक्रियाटाइटिस के साथ। अब इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में कहते हैं तो सबसे पहले ये क्या कहते हैं कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये क्या करते हैं, ज़ाइमोगन फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं पेनक्रियास के, जो ज़ाइमोगन ग्रेन्यूल्स के अंदर होती है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हमारे साथ एक हेरेडिटरी पेनक्रियाटाइटिस में जिस तरह होता था कि मैच्योरेशन हो जाती है या प्री एक्टिवेशन हो जाती है ट्रिप्सिन एंजाइम की, तो वहाँ पर जो प्रो एंजाइम है या ज़ाइमोगन एंजाइम है वो वक़्त से पहले एक्टिवेट हो जाती है और नॉर्मल से ज़्यादा कंसंट्रेशन में। तो वहाँ पर डिफरेंट प्रोटीएजेज़ एंड इलास्टेजेज़ प्रेज़ेंट होते थे और ये जाकर अपनी ही पेनक्रियास की इंजरी कॉज़ कर देते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कर देते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है, ये प्री क्लिकरिन की एक्टिवेशन करता है और ये काइनिन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। और ये किस चीज़ में इन्वॉल्व था? न्यूप्लाज़्म में इन्वॉल्व था, क्योंकि ये चीज़, ये जो सारे का सारा पाथवे है या सिस्टम है काइनिन का, ये हमने पढ़ा है वहाँ पर। इसके अलावा ट्रिप्सिन क्या करते हैं, जो फैक्टर 8 है हमारे, सही है, ब्लड का फैक्टर 8 या यहाँ पर इशारा है, या इसको हेगमेन फैक्टर भी कहते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंप्लीमेंट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और क्लॉटिंग सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट क्लॉटिंग एक्टिविटीज़ मिलती है जो कि नॉर्मल नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि हमने इस वाली जगह को छोड़ दिया, सही है, ये बाद में पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ते हैं क्योंकि इस जगह के साथ सारे के सारे रिलेटेड है। अब इसमें क्या कहते हैं कि जो अल्कोहलिज़्म है इसका क्या इफ़ेक्ट होता है? जब हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं क्रोनिक कंडीशन में तो ये हमारे जो पेनक्रियास की सिक्रीशन होते हैं वो बढ़ा देता है और ज़ाहिर बात है हमें नॉर्मल से ज़्यादा पेनक्रियास की सिक्रीशन नहीं चाहिए, जो पेनक्रियाटाइटिस काज़ करता है। कौन-सा पेनक्रियाटाइटिस काज़ करता है? एक्यूट। और इसके अलावा ये क्या करता है, ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडिया है, ये जो मेजर पेपिला था हमारे साथ से, ये यहाँ पर प्रेज़ेंट था, ये वाला। इस जगह को क्या कर देता है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन कर देता है। जब ये क्लोज़ हो जाते हैं तो पीछे की तरफ हमारे पैंक्रियाटिक एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, जो बाहर पैंक्रियाज़ में आकर इसकी ऑटो डाइजेशन करेंगे। सही है? तो ये काम करता है। तीसरा, ये जो एसिनार सेल्स होते हैं हमारे पैंक्रियाज़ में, उसके टॉक्सिसिटी करते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उनकी डैमेज हो जाती है और इस तरह हमारे एसिनार सेल मर जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो पैंक्रियाज़ के सिक्रीशन होते हैं उसमें प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे प्रोटीन्स क्या बनाते हैं, एक प्लग बनाते हैं, यानी कि एक मास बना देते हैं और ये जाकर हमारे जो स्मॉल पैंक्रियाटिक डक्ट था उसको क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। ये वाले डक्ट को इशारा है, ये वाला डक्ट, इसको जब ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर अगेन वो नहीं आएगा पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पर अक्युमुलेट हो जाएगा और हमारे पैंक्रियास को डैमेज कर सकेगा। अब इस टेबल में इन्होंने जो एटियोलॉजिकल फैक्टर है उसको समराइज़ किए हैं। तो मेटाबॉलिक में क्या है, जब बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज़्म हो या हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया हो या हाइपरकैल्सीमिया हो या कुछ ड्रग जिस तरह थायोफ्रिन है, थायाज़ाइड्स वगैरह से हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस काज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक काज़ थी जिसमें म्यूटेशन था ट्रिप्सिन एंजाइम में और ट्रिप्सिन के इन्हिबिटर में। मैकेनिकल में क्या था कि गॉलस्टोन था, ट्रॉमा था, iatrogenic या प्री ऑपरेटिव जो ऑपरेशन के दौरान होते हैं, इसे है, या एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं, विद डाई इंजेक्शन, ये सारे के सारे क्या है, पैंक्रियाटाइटिस के चांसेस को बढ़ाते हैं। वास्कुलर में क्या था, शॉक था, थीरो था एंड फुली आर्थराइटिस नोडोसा। इसके अलावा इन्फेक्शंस में मम्स था और कॉक्सिकी वायरस था, सही है। अब यहाँ पर मैंने फैक्टर 8 बोला, लेकिन ये फैक्टर 8 नहीं है, ये एक्चुअली फैक्टर 12 है, जिसको हिगमैन फैक्टर भी कहते हैं, सही है। तो ये करेक्शन कर लें। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि जो 3 पाथवेज़ है हमारे साथ, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे पैंक्रियास की एंजाइम्स की एक्टिवेशन हो जाती है और वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस काज़ करते हैं। सबसे पहले आता है क्या, पैंक्रियाटिक डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन, पैंक्रियाटिक डक्ट जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाती है, सही है। क्या गॉलस्टोन की वजह से ब्लॉक हो सकती है, जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे गॉल ब्लैडर में बनती है और वो नीचे आकर ब्लैडर के डक्ट्स के थ्रू और पैंक्रियास के डक्ट्स जो होते हैं उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मासेस या न्यूप्लास्टिक मासेस, ट्यूमर वगैरह जो होते हैं या कोई बिनाइन मास हो, वो क्या करते हैं, वहाँ के डक्टल फ्लो जो होते हैं उसको कंप्रेस कर देते हैं, सही है। जिसकी वजह से उस डक्ट के अंदर जो पैंक्रियाटिक एंजाइम के फ्लो होते हैं वो रुक जाती है, सही है। और जब रुक जाते हैं वो अंदर की तरफ अकोमुलेट हो जाते हैं और इसके अलावा ये जो मासेस होते हैं ये क्या करते हैं, डक्टल प्रेशर को भी इंक्रीज कर देते हैं। ज़ाहिर बात है वहाँ पर अंदर जो होते हैं एंजाइम्स की अकोमुलेशन होती है और बाहर से कंप्रेशन होती है, तो
ज़्यादा ही होगा प्रेशर, सही है। तो इसी तरह अंदर एंजाइम के अकोमोलेशन पैंक्रियाटिक टिश्यूज़ के अंदर ही हो जाती है, सही है। और हमारे साथ जो लाइपेज़ एंजाइम होते हैं पैंक्रियाज़ की सिक्रेशन का, वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है। जब ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है तो ज़ाहिर बात है ये वहाँ पर क्या करेगा, अपनी ही पैंक्रियाज़ को खाएगा और वहाँ पर ये लोकल फेक्ट नेक्रोसिस करेगा और इसी तरह हमारे पैंक्रियाज़ के टिश्यू डैमेज हो जाएँगे। तो पैंक्रियाज़ की जो इंजर्ड टिश्यूज़ होंगे या उसकी एसिनार सेल्स के इर्द-गिर्द जो मायोफाइब्रोब्लास्टिक सेल्स होंगे, जिसको पेरी एसिनार मायोफाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, या वहाँ जो ल्यूकोसाइट्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो रिलीज़ करेंगे डिफरेंट साइटोकाइन्स को और ये साइटोकाइन्स क्या कज़ करेंगे, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कज़ करेंगे और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, वहाँ पर एडिमा होगा जो अगेन प्रेशर को और भी इंक्रीज़ करेगा और वहाँ पर इस्कीमिया होगा जिसकी वजह से हमारे जो एसिनार सेल्स होंगे, उनके क्या होगा, डेथ होगा। दूसरे नंबर पर जो आता है उसे कहते हैं प्राइमरी एसिनार सेल इंजरी, यानी डायरेक्टली हमारी एसिनार सेल को इंजरी हो जाती है। किस वजह से? कहीं पर ब्लड वेसल जो होते हैं वो ब्लॉक थे, इस्कीमिया हो गया उसकी वजह से, या कहीं पर वायरल इन्फेक्शन हो गया जिस तरह मम्प्स करते हैं, या ड्रग्स की वजह से डायरेक्टली हो सकते हैं, या डायरेक्ट ट्रॉमा हो सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है, ये जाकर हमारे पेनक्रियास के टिश्यूज़ को डैमेज करता है और एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस काज़ करता है। अब ये वाला जो है ना तीसरा नंबर, ये कांसेप्ट वाला है, डिफेक्टिव इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोएंजाइम विद इन एसिनार सेल। सही है, यहाँ पर क्या होता है कि सेल के अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बनते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का ताल्लुक जो होते हैं वो लाइसोसोम्स के साथ होते हैं, जो हमारे डिफरेंट सेल्स को वो भी हाइड्रोलाइज कर देते हैं, डैमेज करते हैं, सही है। लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सी सेल्स को, जो काम की नहीं रहती, सही है, जो बूढ़े हो जाते हैं या जो डैमेज हो जाते हैं उनको। नॉर्मली क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको ज़ाइमोगन ग्रेन्यूल्स के अंदर पैक कर देते हैं और जो हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स होते हैं उसको एसिनार सेल्स के अंदर सेपरेटली जो होते हैं उसको पैक कर देते हैं, सही है। तो ये ज़ाइमोगन ग्रेन्यूल जब आउटसाइड द सेल्स जाते हैं तो ये अपने अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रो फॉर्म में रखते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं। लेकिन किसी बायोकेमिकल डैमेज की वजह से, ड्रग्स वगैरह की वजह से ये जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ अ, पैक हो जाती है, सही है, एक ही वेसिकल के अंदर, जिसकी वजह से जो प्रो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन हो जाती है और इनकी एक्टिवेशन की वजह से वहाँ पर क्या होगा, सेल्स को इंजरी होगी, जो सिनार सेल्स को होंगे उनको क्या होंगे, इंजरीज होंगे और इंजरीज की वजह से क्या होगा, वहाँ पर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस काज होगा। दूसरी तरफ जो फास्फोलाइपेज है, जो कि एक लाइसोसोमल एंजाइम है, ये लाइसोसोम को रप्चर कर देगा, सही है, और वहाँ से एंजाइम्स रिलीज होंगे और वो क्या करेंगे, हमारे ही पेनक्रियास की सेल्स को खा लेंगे और वहाँ पर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस काज कर देंगे। लेकिन इनका मैकेनिज्म जो है ना अभी तक नोन नहीं है कि ये किस तरह एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस काज करता है। अब यहाँ पर इस डायग्राम में क्या है, इन सब की समरी है, सही है। सबसे पहले क्या था, पेनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन था, सही है। किस-किस वजह से होते हैं, कोलिलिथियासिस की वजह से होते हैं, यानी कि गॉलस्टोन की वजह से होती है, या हमारी जो एम्पुलरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, सही है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से होती है, एंडक्टल कंक्रीशंस की वजह से होती है। ये जाकर क्या कर देती है, वहाँ पर जो इंस्टर्टिशियल स्पेसेस होते हैं उसमें एडिमा काज कर देते हैं, पोर्ट फ्लूइड्स अकोमोलेट हो जाती है और इसी वजह से वहाँ की जो ब्लड फ्लो होते हैं वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पेनक्रियास सेल को अच्छी तरह ब्लड नहीं मिलते और उनकी इस्कीमिया हो जाती है और इस तरह एसिनार सेल्स को इंजरी हो जाती है। दूसरी नंबर पर क्या था, एसिनार सेल इंजरी, सही है। ये भी अल्कोहल, ड्रग्स, जो डिफरेंट ड्रग्स होती है, ट्रॉमा की वजह से, इस्कीमिया की वजह से, वायरसेस की वजह से, सही है। वायरस में मम वायरस जो है वो कॉमन है। ये जाकर क्या कर देते हैं, जो इंट्रासेल्युलर प्रोएंजाइम्स होती है और लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं उनको रिलीज कर देते हैं और उनकी एक्टिवेशन की वजह से वो जाकर हमारे ही एसिनार सेल्स को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। डिफेक्टिव इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में क्या था कि ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सही है। ये क्या करता था, ये एक्चुअली डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को अलग-अलग कंपार्टमेंट में पैक कर देता था। लेकिन किसी डैमेज की वजह से, बायोकेमिकल मैकेनिज्म में कोई खराबी आ जाती है, इसकी वजह से ये दोनों एक ही साथ क्या हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं। जब ये दोनों एक ही साथ पैक हो जाती है तो वहाँ पर फिर क्या हो जाता है कि इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स की एक्टिवेशन हो जाती है और वो भी हमारे एसिनार सेल को डैमेज कर देते हैं। ये भी किस वजह से, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक इंजरी की वजह से, अल्कोहल की वजह से और डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है। अब जब एसिनार सेल्स को इंजरी होगी तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो एक्टिवेटेड एंजाइम्स होते हैं या तो वो इंस्टर्टिशियल इन्फ्लेमेशन का शिकार रहते हैं, जो कि एडिमा भी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटियोलाइसिस कहते हैं, जो प्रोटियोलाइसिस होती है, जो प्रोटियोलाइसिस प्रोटीएज एंजाइम करते हैं, वहाँ पर हमारी जो सेल्स होते हैं उनकी तोड़-फोड़ हो जाती है। जो लाइपेज़ होते हैं और फॉस्फोलाइपेज़ होते हैं वो वहाँ पर फैट नेक्रोसिस कर देता है और हेमरेजेस जो होते हैं वो इलास्टेज एंजाइम कर देते हैं और ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। अब क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं, देखिए इसमें क्या कहते हैं कि सबसे जो अहम हमारे साथ क्या होते हैं, सिम्पटम्स होते हैं, वो है एब्डोमिनल पेन। या तो ये एब्डोमिनल पेन माइल्ड होगा या सेवियर होगा। माइल्ड जो होते हैं बंदा अनकंफर्टेबल फील करता है, सेवियर जो होते हैं वो इनकैपेसिटेटिंग होते हैं, यानी कि बंदे को अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने नहीं देता और उनको
ये नाकाबिले बर्दाश्त होता है, सही है। इसके अलावा इसकी हम डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, तो हम चेक करेंगे इसके प्लाज़्मा को, अगर इसके प्लाज़्मा में हाई लेवल है किस चीज़ के, अमाइलेज के और लाइपेज की, तो ये इशारा करता है किस चीज़ के लिए, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के लिए। ये यहाँ पर एब्डोमिनल पेन भी हो गया और यहाँ पर डायग्नोसिस में दूसरा अमाइलेज एंड लाइपेज की लेवल भी हो गई। इसके अलावा अगर पेनक्रियाटाइटिस है, माइल्ड जो होते हैं ये 80% होते हैं और जो सीवियर होते हैं ये 20% होते हैं और ये सीरियस डिजीजेस काज कर सकती हैं। फुल ब्लोन जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सेवेयर फॉर्म ऑफ पेन होता है, ये है। और इसके साथ साथ जो बाउल होते हैं वो लैग करते हैं, बाउल साउंड जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता और इसमें जो होते हैं एक्यूट एब्डोमिनल पेन होते हैं जो कि बहुत सेवियर होते हैं। अब ये एक्यूट एब्डोमिनल पेन किस तरह होता है, एक तो ये होता है कांस्टेंट होता है, मुसलसल होता है, इंटेंस होता है और ये हमारे जो अपर बैक होता है उसको रेफर करता है, ऐसे है। लेकिन इसके लिए हमने डिस्टिंग्विश करना है किन किन चीज़ों से, पेप्टिक अल्सर के जो पेन होते हैं, जो परपोरेशन होते हैं मोस्टली वही वाला। इसके अलावा जो बिलियरी कोलिक होते हैं, हमारी जो बिलियरी डक्ट है उसमें स्टोन अटक जाता है। इसके अलावा एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस रैप्चर, सही है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्लैडर होते हैं उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो स्वेल कर देगा और उसकी वजह से फिर रब करता है। इसके अलावा हमारे जो मेसेंटेरिक वेसल्स होते हैं उनके जब ऑक्लूजन हो जाते हैं तो भी इस तरह के पेन होते हैं। लेकिन साथ-साथ हमने क्या देखना होता है, अमाइलेज का लेवल देखना होता है, एब्डोमिनल पेन देखना होता है और रेफर टू अपर बैक। तो हम इन चीज़ों को फिर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये क्या है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है, अल्सर वगैरह ये चीज़ें नहीं है। आगे क्या कहते हैं कि जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है, इसमें क्या होता है कि इसकी सबसे बड़ी क्लिनिकल साइन्स जो होती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रिलीज़ होना होता है, सही है। और इसके साथ जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। एज़ अ रिज़ल्ट इन दोनों की वजह से क्या हो जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस होती है, व्हाइट ब्लड सेल राइज़ कर जाते हैं, वेसल्स के अंदर कोगुलेशंस होती है। इसके अलावा फेट नेक्रोसिस होती है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर इनकी वजह से जो हमारे अल्वेओलाई होती है वहाँ पर लंग्स में उनकी डैमेज हो जाती है, सही है। अब इन चारों की वजह से क्या होगा, एक जो हमारे वेसल्स की परमेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है और दूसरा वॉल्यूम कम हो जाते हैं हमारे ब्लड की, तो हाइपोवॉल्यूम हो जाती है। इन दोनों जब हाइपोवॉल्यूम हो जाती है तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड अच्छी तरह नहीं मिलती, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल वास्कुलर कोलैप्स या शॉक, सही है। अब यहाँ पर और कंडीशन क्या बनेंगी, एक एक एंडोटॉक्सिमा हो जाती है। किस तरह हो जाती है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। ये क्यों चला जाता है, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और ब्लड वेसल के दरमियान में जो बैरियर होता है वो ब्रेक कर जाते हैं और इस तरह उसके दरमियान फिर कोई किसी किस्म का बैरियर नहीं रहता। इसी तरह हमें रीनल फेलियर हो जाते हैं। क्यों क्यों हो जाते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स होती है उनकी भी निक्रोसिस हो जाती है, वो भी एक्यूटली, सही है। तो बंदे को रीनल फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा हम लेबोरेटरी में इसकी क्या-क्या फाइंडिंग्स करेंगे, एक तो जो अमाइलेज होगा वो फर्स्ट 24 हॉर में राइज़ करेगा, लाइपेज जो होगा वो 72 टू 96 हॉर में राइज़ होगा। इसके अलावा कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हुआ, हाइपोकैल्सीमिया होगा और जो पेनक्रियाज़ है इसको हम देखेंगे इसका कि ये इन्फ्लेम्ड है कि नहीं, किस तरह देखेंगे, सीटी स्कैन के थ्रू और एमआरआई के थ्रू। एक अब इसका मैनेजमेंट किस तरह होगा, सही है। इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले है सपोर्टिव थेरेपी, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है उसका मेंटेन रखना ज़रूरी होता है और जो एब्डोमिनल पेन होते हैं उसको रिलीव करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम पेनक्रियास को रेस्ट देंगे, फ्लूइड और फूड की इनटेक नहीं करेंगे। इसके अलावा जो एक्यूट निक्रोटाइज पेनक्रियाटाइटिस होते हैं तो 40 टू 60% ऑफ द केसेस में क्या हो जाता है कि जो इन्फेक्शन होते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में होती है वो आ जाती है और पेनक्रियाज में जो टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है निक्रोसिस की वजह से उनको इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और 5% ऑफ द लोग फर्स्ट वीक ऑफ शॉक में जो होती है इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अब जो लोग सर्वाइव करते हैं उनमें फिर भी कुछ ना कुछ खराबियाँ रह जाती है, जिस तरह एक्यूट रीनल फेलियर है और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। कुछ लोगों में क्या हो जाता है जो सर्वाइव कर सकता है उनमें पेनक्रियाटिक सिडोसिस बन जाती है। ये एब्सेसिस का एक सिस्ट होता है, ये नॉर्मल सी इसके अंदर एब्सेसिस पड़ा रहते हैं, या तो ये स्टेराइल एब्सेस होगा या ये इन्फेक्टेड एब्सेस होगा। फिर पेनक्रियाटिक सिडोसिस्ट को एक्सप्लेन किया है। सिडो सिंपली मीन्स फॉल, सही है, और सिस्ट आप लोगों को बताएं। अब अल्कोहल पेनक्रियाटाइटिस जिन लोगों को होता है अल्कोहल की वजह से जो पेनक्रियाटाइटिस होते हैं उनमें ये ज़्यादातर होते हैं और ये एक्चुअली क्या है, सिक्वेला है, यानी कि किसी और डिजीज़ की वजह से ये बना है और कोई और डिजीज़ क्या था, वो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस था और मोस्ट कॉमनली यहाँ पर ये अल्कोहलिक पेनक्रियाटाइटिस है। तो यहाँ पर ये क्या पेनक्रियाटिक सिडोसिस बन गया। अब इसमें क्या होता है कि इसके बीच में होता है लिक्विफाइड नेक्रोटिक एरिया होता है, जो यहाँ पर ये रेड वाला एरिया है इसी तरह ये, और इसको सराउंड किया होता है किस चीज़ ने, फाइब्रस कैप्सूल ने से, ये इर्द गिर्द इस तरह ये ब्राउन वाला इस तरह सराउंड किया होता है।
लेकिन इसके अंदर जो सिस्टिक स्पेस होता है उसके इर्द गिर्द किसी किस्म की एपिथेलियल नहीं होती, इसी वजह से बाकी के जो ट्रू सिस्ट होते हैं उसमें एपिथेलियल सराउंड करता है, यहाँ पर नहीं करता, इसी वजह से इसको हम स्यूडोसिस्ट बोलते हैं। और जो पेनक्रियाटिक सिस्ट होते हैं उसमें ये 75% जो होते हैं पेनक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट होते हैं। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को मैनेज कर देते हैं, यानी कि पेनक्रियाटिक एंजाइम को हम टेस्ट कर लेते हैं, ये ज़्यादा है कम है सही है। और लेबोरेटरी टेस्ट डायग्नोसिस करते हैं, इससे हम कोई पार्ट ले लेते हैं, एस्पिरेशन कर देते हैं और लेबोरेटरी में हम इनका डायग्नोसिस कर देते हैं। मोस्टली ये जो होते हैं खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ के अंदर दोबारा बैक्टीरिया आकर इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन करते कहते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं साइज में तो ये इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर को कंप्रेस करते हैं और बाज़ औक़ात इनको परफोरेट भी करते हैं। अब इसके मार्फॉलो ऐसे तो मोस्टली जो सोडियोसिस्ट होता है ये अकेला रहता है, ऐसे ये सॉलिटरी होता है ये हमारे जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स होते हैं उनके सरफेस को अटैच रहता है, और जो इर्द-गिर्द पेनक्रियास के टिश्यूज़ होते हैं, पेरी पेनक्रियाटिक टिश्यूज़ जिस तरह लेज़र ओमेंटम है, रेट्रोपेरिटोनियम है, इनको ही ये क्या करते हैं इंटरप्ट करते हैं, इनके अंदर ही चला जाता है। इनका डायमीटर 2 टू 30 सेंटीमीटर होता है। स्यूडोसिस्ट जो होता है इनका कोई एपिथेलियम नहीं होता है, इसके अंदर पेट नेक्रोसिस होता है जिसकी वजह से डिब्रिस बनता है या लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी हो सकता है। इसके अलावा इसको सराउंड किया होता है किस चीज़ ने, ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ ने और फिब्रिन ने, सही है। एपिथेलियम इसको कवर नहीं करता, इसलिए इस इन दोनों ने इनको बाहर की तरफ से क्या किया होता है, इनकेस्ट किया होता है। अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, सही है, तो क्या बनता है, पेनक्रियाटिक एब्सेसिस बन जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।